हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा का एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। ड्रामे की स्टार्टिंग में ही हमारी क्यूट सी फीमेल लीड मिंशी को दिखाया जाता है कि जॉब के सिलसिले में ही बात करने के लिए शहर के सबसे बड़े विलेन जिन जैन के पास आती है और यही है हमारे इस ड्रामे का मेन लीड हीरो जिनजान। अब वो तो एक मस्कुलर्स मैन है, आते ही उसने देख लिया था एक बंदे ने इसको धोखा दिया था, तो जिनजान के हाथों में तो उसकी शामत आ चुकी थी। पहले तो ये मिंशी को देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है कि ये लड़की तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। तो वो कह देती है कि मैंने आपकी फैमिली में बहुत सारे लेटर्स लिखे और मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला, तो मुझे जॉब के लिए बात करने के लिए मुझे खुद ही आना पड़ा आपके पास। अब इसे ऐसे देखकर वो हैरान तो होता है भला कि ऐसी ड्रेसिंग करके इंटरव्यू देने के लिए कौन आता है भला, और उसे इस तरह से देखकर वो पहले तो उसे अपने क्लोज बुलाता है। जैसे ही बेचारी आती है तो यहाँ पर तो उसने तो उसे पकड़ ही लिया था। तो ये कह देती है कि मैं एक ट्यूटर हूँ, कम से कम आपको मुझे रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। पहले ही कुछ लड़कियां जिनजान के पास ऐसे ही एक्सक्यूज देकर ट्यूटर के लिए आई हुई थी, तो वो इसीलिए उसकी बातों पर तो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाला था। तो वो उसे बोल देता है कि तुम्हारी जितनी भी बोली है मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो ये रोक देती है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं एक ट्यूटर हूँ और आपसे जॉब के बारे में ही बात करने के लिए आई हूँ। अब अचानक से ही इसकी नज़र एक कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ती है, जिससे इसे पता चलता है कि जिनजान कोई और बिजनेस नहीं बल्कि मेडिसिन का ही बिजनेस करता है। अब इस वक्त ये किसी बैड सिचुएशन से ही गुजर रहे थे और ये अपसेट था, और तभी ये इनके पीछे पीछे आती है और इसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिस तरह का मिंशी ने प्लान बनाया था वो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और इसको ये भी समझ में आ गई थी कि ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर और स्मार्ट लड़की है। और उसने उसे एक चांस देने का डिसीजन ले लिया था और उसे नंबर देता है और वो खुद ही कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें कल लेने के लिए आ जाएगा, देखते हैं कि कल तुम टीचर बनने के लायक हो भी या नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे पर मिंशी अपने करेक्ट टाइम पर जिनजान के ही नेफ्यू जिसका नाम है जियाडिंग उसे पढ़ाने के लिए पहुंच जाती है और मिस्टर चैंग उसे जियाडिंग के ही रूम में लेकर जाने लगे थे और हमारे हीरो ने अभी से ही वॉच देखनी स्टार्ट कर दी थी कि बाकी ट्यूटर्स की तरह जियाडिंग ने इसे भी मिनटों में ही यहाँ से भगा देना है। लेक्चर तो वो कभी कंप्लीट होने ही नहीं देने वाला। जैसे ही मिंशी जियाडिंग के रूम की तरफ जाने लगती है तो आगे से देखती है कि बहुत ज्यादा अंधेरा है। जियाडिंग इसे डराने की कोशिश कर रहा था पर ये डरने वालों में से नहीं थी। जियाडिंग ने काफी सारे ट्रैप्स बिछा कर रखे थे, लेकिन इस पर तो कोई भी ट्रैप्स का असर नहीं हो रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था कि ये लड़की बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मिंशी जियाडिंग से कहती है कि हम दोनों मिलकर कोई डील कर लेते हैं, तुम्हें चाहिए एक अच्छी टीचर और मुझे चाहिए मेरे पैसे, और वैसे भी हर रोज जो ट्यूटर आती है तुम उनसे तो तंग ही हो चुके होंगे, तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा दिया करूंगी और तुम पर कोई भी सख्ती नहीं करूंगी, तो हम दोनों मिलकर कोऑपरेट कर लेते हैं। वो भी मान गया था और कहता है कि वैसे भी मैं भी तंगी आ गया था, क्या रोज रोज नए नए टीचर्स को भगाना। अब इन दोनों के बीच में तो ये डील पक्की हो गई थी और अपना लेक्चर खत्म करने के बाद ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और इन दोनों को देखकर ऐसे अपना हीरो तो शॉक्ड ही रह गया था एकदम से, और कहता है इस लड़के में कोई ना कोई बात तो है ही सही जो जियाडिंग ने इसे बर्दाश्त कर लिया। अब यहाँ पर एंट्री होती है फैंग की, जो कि डायरेक्टर की बेटी होती है और जिन फैमिली और फैंग फैमिली के बीच एक कोऑपरेशन हुई थी, तो इसलिए ये अक्सर जिनजान का दिमाग खाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो जिनजान को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, पर जिनजान उसे कोई ज्यादा खास भाव नहीं देता। अब ये सब देखकर जियाडिंग तो पहले से ही मिंशी को वार्न करता है कि आप हमारी फैमिली में तो आ तो गई है, लेकिन आपको इस लड़की से बहुत ज्यादा बच के रहना होगा, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की को इसने मेरे अंकल के क्लोज आने ही नहीं दिया। अब यहाँ पर मिंशी और जियाडिंग आ जाते हैं। जैसे ही फैंग की नजर मिंशी पर पड़ी थी, फैंग तो एकदम से हैरान हो जाती है मिंशी को देखकर। अच्छा, तो ये है न्यू ट्यूटर जो जियाडिंग को पढ़ाने के लिए आई है। खाने पर यहाँ पर इसे जिनजान ने इन्वाइट कर ही लिया था। ये देखकर ये शॉक्ड हो जाती है। वैसे तो जिनजांग को खाने में मीठा पसंद है, लेकिन आज के दिन उसने स्पेशली ही सारे के सारे स्पाइसी डिशेस ही प्रिपेयर करवाए थे, और वो भी मिंशी के लिए। अब ये सब कुछ देख देख कर ही फैन का जलन के मारे और भी बुरा हाल हो रहा था, और तो जिनजान मिंशी को बहुत अच्छे से ट्रीट भी कर रहा था। मिंशी का वो ख्याल भी रख रहा होता है। अब जैसे ही मिंशी के मुंह में खाना लगा हुआ देखता है तो वो अपने हाथों से जल्दी से उसे वाइप करने लगा था। ये देखकर तो फैंग की लिमिट्स बिल्कुल ही जवाब दे जाती
जाती है। ये क्या बात हुई, मेरे साथ तो कभी इसने ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसे कि वो इस मिंशी को ट्रीट कर रहा है। और आज के दिन ही इसने मिंशी को बहुत सारे पैसे भी दे दिए थे कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। मिंशी उसे थैंक यू के घर वहाँ से चली ही गई थी और बाद में ये भागा भागा ही पानी पीने लगता है क्योंकि आज का खाना वाकई में ही बहुत ज्यादा स्पाइसी था। अब इसके बाद फैंग बाहर आने के बाद मिंशी को वार्न करने लगी थी कि मेरे बंदे से तुम दूर रहना। समझ में आया क्या तुम्हें? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसे सेडिस करने के लिए ही आई होगी। अब ये सारी बातें जिनजान और जियाडिंग भी छत पर खड़े सुन रहे होते हैं। वेल, अब मिंशी भी किसी से थोड़ी ना कम होती है, इसलिए ये फैंग से कह देती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही आई हूँ और मेरे कोई और इंटेंशंस भी नहीं है और तुम्हारे क्रश पर मुझे थोड़े ना डोरे डालने हैं। अब ये सुनकर हमारा हीरो जिनजान तो यहाँ पर स्माइल ही करने लग जाता है कि वाह, इसे जवाब देना भी आता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गर्ल है। वेल, अब ये तो हंसकर उसे कह देती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक फ्रेंड मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है और कह देती है कि वैसे भी मेरे यहाँ पर कल पार्टी है, अगर हो सकता है कि तुम लोगों को वहाँ पर कोई इन्वेस्टर मिल भी जाए, अगर तुम्हें वहाँ पर आना हो तो तुम अपने दोस्त को लेकर आ जाना। अब ये कहकर फैंग वहाँ से चली ही जाती है। अब मिंशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि पैसों की खातिर मैं इस फैमिली में आ तो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस फैंग नाम की लड़की से मेरा कोई पाला पड़ने वाला है और अब तो पता नहीं मुझे इस फैंग नाम की लड़की की वजह से आगे कौन कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगले सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर एक इन्वेस्टर जिसका नाम के यांग होता है इन दोनों तक अप्रोच हासिल करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा ध्यान मिंशी पर ही होता है और वो भी वो गंदी नजरों से मिंशी को देख रहा था। अब ये देखकर उसके फ्रेंड लोग को बर्दाश्त नहीं होता और वो भी ऐसे पर्सन के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा होता और उसको गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरी फ्रेंड मिंशी के बारे में ऐसे फिजूल सी बातें कैसे कर सकता है। अब ये देखते ही देखते ऊपर से यहाँ पर फैंग की भी एंट्री हो गई थी। खैर, वो भी बातों ही बातों में इसे बुरा भला तो कह ही देती है। अब लू तो बस बेचारा बर्दाश्त ही करता रह जाता है कि अभी इनसे क्या ही बहस करनी। अब ऊपर से यहाँ पर हमारे हीरो जिनजान की भी एंट्री हो ही गई थी। इस पार्टी में वो इससे यहाँ पर मिलने के लिए आया ही था और फैंग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसका हाथ एक बहाने से साइड में कर लेता है। अब जैसे ही मिंशी की नजर जिनजान पर पड़ती है तो उसे एक आइडिया आ जाता है कि हम उसे ही यूज करके अपने लिए एक इन्वेस्टर प्लान के लिए प्लान कर सकते हैं। फौरन से उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। मिंशी को जिनजान के पास देखते ही ये सारे लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। हालांकि इसके पास तो कभी कोई लड़की गई ही नहीं है, जरूर उस लड़की मिंशी में कोई ना कोई बात तो है ही। अब यही सब देखते ही देखते एक आदमी मिंशी के पास आकर पूछने लगा था, वैसे आप इस वक्त मिस्टर जिन से क्या बात कर रही है? तो वैसे ही ये आगे से कह देती है कि हम तो बस मूवी के बारे में ही कुछ डिस्कशन कर रहे थे। हमारा हीरो तो जिनजान ये सब कुछ देखते ही वहाँ से चलता बन जाता है। अब यहाँ पर तो फैंग को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये मुझे छोड़कर मिंशी के क्लोज कैसे जा सकता है, ये मिंशी के क्लोज जाने की कोशिश भी कैसे कर सकता है, ये गुस्सा आ रहा था उसे। अब मिंशी को बाहर जाते हुए जिनजांग ने देख लिया था और वैसे ही जिनजांग उसके पीछे पीछे आ जाता है। मिंशी गिरने वाली होती है लेकिन जिनजांग उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमने मेरा यूज किया ना, आज तक किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा इस्तेमाल कर सके। मिंशी कह देखती है कि ठीक है, मैंने आपका यूज किया, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप मुझसे नाराज हैं, वरना आप यूँ इस तरह मुझे पकड़ कर खड़े ना होते। वो तो इसके ब्रेवनेस को देखकर और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था मिंशी से और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा शार्प टंग हो। अब ये भी आगे से उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चलती बनती है। अब इतने में यहाँ पर फैंग आ जाती है जो जिनजांग से कहती है कि कहीं तुम मेरा तो वेट नहीं कर रहे थे। ये तो उसे फुल इग्नोर करके वहाँ से चला ही जाता है। अब नेक्स्ट डे मिंशी जियाडिंग को पढ़ाने आई थी तो ये देखती है कि वो अभी तक अपने बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। वेल, अब ये उसे कहती है कि मैं 3 तक काउंट करूंगी, अगर तुम ना उठे तो मुझे जबरदस्ती तुम्हें उठाना पड़ेगा। वेल, अब ये 3 तक काउंट करती है पर फिर भी जियाडिंग नहीं उठता है तो ये वाली स्टिक लेकर वो उसकी बैक पर ही दे मारती है। अब यहाँ पर तो हमारा हीरो जिनजांग ही था, जैसे ये उठता है तो ये इसे पकड़ता है और एक्सीडेंटली इन दोनों में किस हो जाती है। अब इन दोनों की ये वाला सीन तो भी जियाडिंग ने भी देख लिया था और उसने तो इसके चेस्ट पर ही हाथ रख दिया होता है। उसको रियलाइज होते ही ये एक्सक्यूज करते हुए नीचे ही आकर बैठ गई होती है। अब पहले तो वो उसे उठाता है और पूछता है कि ये बताओ तुमने मुझे स्टिक से क्यों मारा,
और वो भी मेरे नेफ्यू को मारने की कोशिश कर रही थी। तो ये कह देती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं काउंटिंग करूंगी, अगर ना उठे तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप इधर जियाडिंग के रूम में सोए होंगे और आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये तो जियाडिंग का रूम है ना। तो वो कहता है कि रात को जियाडिंग की तबीयत खराब हो गई थी और वो मेडिसिन नहीं ले रहा था, तो रात में मजबूरी में मुझे यहाँ पर आना पड़ गया। जैसे ही मिंशी को पता चल गया कि जियाडिंग ने दवाई नहीं ली इसे, तो इसकी फिक्र ही होने लग गई थी। इसने तो उसके लिए फ्रूट पॉरेज बनाकर उसमें मेडिसिन डालकर उसे देने का डिसाइड कर लिया था। पीछे से हमारा हीरो आ जाता है और कहता है कि कहीं तुम जियाडिंग को पॉइजन देने की कोशिश तो नहीं कर रही। ये तो कह देती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो इसमें मेडिसिन मिलाकर उसे दे रही थी, उसे अच्छा लगेगा। और जो पॉरेज इसने बनाया था वो हमारे हीरो जिनजैंग को भी दे देती है। वैसे तो जिनजैंग ने इसे गरम गरम ही खा लिया था। उसके देखने पर ऐसे फील करवाता है कि जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जैसे उसके जाते ही बेचारे की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब ये फॉरेज यहाँ पर वाकई में जियाडिंग को भी बहुत पसंद आ गया होता है, पर अब ये खाने के बाद ये मिंशी इसे तो होमवर्क करने के लिए ही बोल रही होती है। और इधर दूसरी तरफ हमारे हीरो जिनजैंग को वो फ्रूट फॉरेज बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था कि जो भी फ्रूट फॉरेज एक्स्ट्रा बनाया होता है वो सारा का सारा ही इसने खत्म कर दिया होता है। और मिस्टर चेन को जो भी पॉरेज मिला होता है ये तो उन बटलर अंकल से भी वो भी पॉरेज बॉल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसी रात को मिंशी के घर के बाहर जिनजैन बल्कि उसके साथ ही जियाडिंग भी पहुंच गया था कि मैं अपने टीचर को खाने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। आखिर वो उन्हीं की वजह से ठीक हुआ था क्योंकि उन्होंने मुझे पॉरेज बनाकर पिलाया था और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वैसे अंकल आपको तो यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो अंकल जियान ही छोड़ देते। जिनजैन कहता है कि नहीं नहीं जाओ बेटा, तुम जाकर उन्हें खाने के लिए इन्वाइट करो। अब जियाडिंग को तो समझ में आ ही जाता है कि नहीं नहीं ये सारा मामला लव का ही हो सकता है, नहीं तो अंकल खुद कैसे एक लड़की को खाने के लिए इन्वाइट करने के लिए खुद कैसे आ सकते थे। अब आगे मिंशी तो जियाडिंग को देखकर एकदम से हैरान ही रह गई थी। पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं आपकी वजह से ठीक हुआ हूँ, इसलिए आपको डिनर पर इनवाइट करने के लिए आया था। अब इतने में ही यहाँ पर फिर से एक डोरबेल होती है। अब जैसे ही ये डोर ओपन करती है तो वही वाला आदमी था, वही इन्वेस्टर जबरदस्ती अंदर घुसते हुए इससे बदतमीजी करने लगता है, बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। अब ये सब कुछ देखकर जियाडिंग भी उसे बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, बट इन साहब ने तो उसे भी धक्का दे दिया था। और इसी बीच हमारे बेचारे मिंशी को भी चोट लग जाती है। वो बंदा मिंशी के साथ जबरदस्ती करता, इतने में ही यहाँ पर जिनजैन ने आकर इसकी अच्छे से धुलाई कर दी होती है। और ये देखते ही यंग साहब तो वहाँ से फौरन से ही फुर हो जाते हैं। जिनजैन तो उसे मारना चाहता था पर वो मना कर देती है। अब जैसे ही ये नोट करता है कि इसके पैर पे तो बहुत अच्छी खासी चोट आ रखी है, तो ये फौरन से उसे रूम में लाकर उसे मेडिसिन ही लगाने लग गया था। वो नोट करता है कि इसे पेन हो रहा है बट वो फील नहीं करवा रही होती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये अकेले रहती है और इसलिए आए दिन कोई ना कोई इसे परेशान करता ही रहता होगा। अब जैसे ये नोट करता है कि इसके नेक पे भी चोट लगी हुई थी, हमारा हीरो मेडिसिन लगाते हुए जैसे उसे ब्लो कर रहा होता है, तो तब तो मिंशी की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। अब यही देखते ही देखते यहाँ पर जियाडिंग की एंट्री हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या बात हुई अंकल, आपने मुझे चोट पर लगाने के लिए ये बॉइल्ड एग दे दिया और मेडिसिन के बारे में तो मुझे पूछा ही नहीं, और मेरे टीचर को तो यहाँ पर मेडिसिन लगाने के लिए ही बैठ गए। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये सुनते ही मिंशी तो स्माइल करने लग जाती है और यहाँ पर मन में ये भी सोच रही होती है कि इसके खिलाफ बहुत ही बुरे रूमर्स फैले हुए हैं कि ये बहुत ही बड़ा विलन है, पर ये असल में इतना बुरा भी इंसान नहीं है। अब बाद में यहाँ से वापस जाते हुए उसे बता रही होती है कि वैसे भी तो बच्चों को सिखाना हमारा ही काम होता है, इसके सामने आप फाइटिंग वगैरह मत किया करे वरना ये भी वही सीखेगा। ये सुनते ही जियाडिंग कहने लगता है कि इन्होंने बिल्कुल सही किया, यांग के साथ मैं होता ना अगर उसकी हड्डियां वगैरह तो तोड़ ही देनी थी। अब ये फौरन से ही उसे चुप करने के लिए बोल देता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया, आइंदा से बच्चों के सामने मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो। ये कहकर वो जियाडिंग को लेकर वैसे जाने लगता है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जियाडिंग के सामने नहीं लेकिन उसके बाद में इन दोनों ने उसे पकड़ ही लिया था। उस यांग को पकड़ने के बाद ये उनसे पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये काम किसके कहने पर किया है। अब इन्हें तो पता चल ही जाता है कि ये तो फैंग का कजन है। वैसे वो तो कह ही रहा होता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे ये सब करने के लिए फैंग ने बिल्कुल नहीं बोला था। वैसे भी मैं पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और वैसे भी पार्टी में मुझे मिंशी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैं तो बस उसका दिल जीतने के लिए ही पहुंच गया था उसके घर पर। अब ये सुनते ही हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या दिल जीतने के लिए,
किसी के साथ जबरदस्ती करना तुम्हारे यहाँ पर ये मतलब होता है इसका। और मिंशी से कहने लगता है कि तुम इस बंदे को जो पनिशमेंट देना चाहती हो वो तुम दे सकती हो। मिंशी कहती है कि इसे मारते नहीं है बल्कि इसे छोड़कर ये जाके उस बंदे को ये सब बता दे जिसने इसे ये सब कुछ करने के लिए कहा है। अब ये कह देता है कि आइंदा से मेरी गर्ल यानी कि मिन फैमिली से जो भी मेंबर है उसे हार्ट या टच करने की जरा भी हिम्मत मत करना। अब ये ड्रिंक में वही वाली पिस्तौल की गोलियां वगैरह मिलाकर इसे पीने के लिए कह देता है। वो पिलाने के साथ साथ ही इसकी कुछ हड्डियां वगैरह भी वो तोड़ ही देता है। इसके बाद वो यांग पहुंच गए होते हैं फैंग के पास और उसे कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने उस लड़की को परेशान करने के लिए चला गया था। अब तुम्हें देखो उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। फैंग को तो गुस्सा आ रहा होता है कि तुमसे तो एक लड़की भी निपटाई नहीं गई, पता नहीं आगे क्या होगा तुमसे। अब इसे कुछ पैसे वगैरह दे देती है और कहती है कि इस सिटी को छोड़कर कहीं चले जाओ। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि फैंग मिंजी से ही अपोलोजाइज करने के लिए आ गई होती है। मैं जानती हूँ कि मेरे कजन की वजह से तुम्हें इतनी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर देना। खैर कोई नहीं, कंपनसेशन के तौर पर मुझे पता है कि आप लोग जो मूवी बना रहे हो उसके लिए आपको एक्ट्रेस चाहिए तो सही। मेरा एक फ्रेंड है डिंग, उसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी मैं आपको। ये फैंग मैडम तो सिर्फ और सिर्फ चिनजान के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है। अब मन ही मन में ये कहते हुए वहाँ से जा रही होती है कि अब वो तो मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा। अब ये तो समझ ही जाता है कि मेरी वजह से ही फैंग ने उसके कजन को कहा होगा कि वो तुम्हें परेशान करे आकर, तो ये इसलिए मिंजी से कहता है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। अब ये सुनने के बाद तो वो आगे से बिना हिचकिचाई से कह देती है कि मुझे और पैसे चाहिए। कहती है कि मेरे लिए तो वही बहुत है। अब ये सुनते ही ये तो स्माइली करने लग जाता है कि वाह, इसे तो हर वक्त पैसों की ही पड़ी रहती है। अब नेक्स्ट डे हमारे सेकंड लीड हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम है डोंग, और ये कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो का ही राइवल होता है। और हाँ, इसे हम कंपेटिटर भी कह ही सकते हैं। ये लोग तो डिंग से मिलने के लिए आए होते हैं। सामने से ही जियांग डोंग को देखकर इसका फ्रेंड कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये और जिनजान दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जहाँ पर जिनजान होता है वहाँ पर ये डोंग नहीं होता, और जहाँ पर डोंग होते हैं यहाँ वहाँ पर जिनजान नहीं पाया जाता। हाँ, लेकिन हाँ, जो भी लड़की जिनजान के क्लोज जाने की कोशिश करती है उसने हर एक मुमकिन कोशिश की है कि वो उस लड़की को उससे छीन ले। अब जैसे ही वो अंदर आते हैं तो ये तो उसे देखते ही रह गया था, और उसे देखते के साथ ही वो उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है, और फिर वो मिंजी का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ये देखकर उसका फ्रेंड आकर उसे मदद करता है। ये कहता है कि अभी तक फैंग नहीं आई है, उसने ही हमें डिंग से इंट्रोड्यूस करवाना था। वो कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये देखते ही फौरन से वो उसे रोक लेता है। कहता है कि ये वाला रेस्टोरेंट मेरा है, आप लोग यहाँ पर आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जाओगे मेरी मर्जी से। अब ये दोनों यहाँ पर क्या करते, मजबूरन इन दोनों को यहाँ पर बैठना ही पड़ता है, और जियांग डोंग इसके क्लोज आने की कोशिश करता है। कहता है सीन में क्या रखा है, मैं उससे ज्यादा बेटर हूँ। ये सब कुछ देखकर तो चिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली वो जियांग डोंग को पसंद करती है। वो किसी और लड़के के क्लोज जाए वो इससे कहाँ बर्दाश्त हो पाता। अब इसने तो इनकी मूवी में काम करने से मना कर दिया था, और ये फौरन से ही वहाँ से चलती बनती है। अब ये दोनों बेचारे यहाँ पर कहाँ रुकने वाले थे, ये लोग जाने ही लगते हैं, पर वो उसे रोक लेता है। वो जो चाहता था कहता है कि तुम जिनजान के यहाँ पर काम मत करो, बल्कि मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा, और तुम मेरी तरफ आना चाहती हो तो तुम बिल्कुल आ सकती हो। कहता है कि वैसे भी जो फैंग नाम की लड़की है ना, वो बहुत ज्यादा बुरी है, जिस उससे जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहो। ये कहने लगती है कि मुझे उससे दूर रहने की क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ गुड इंटेंशन से ही चिन फैमिली में एंटर हुई हूँ, और मेरा जो काम है मैं बस वही करती हूँ। अब इन दोनों की ये सारी की सारी बातें फैंग और जिनजान मिलकर सुन रहे होते हैं। अब फैंग मैडम इस जिनजान को यहाँ पर लेकर आई होती हैं। जियांग डोंग ने कह ही दिया था कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम इस ड्रिंक को पूरे खत्म किए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो। अब यही देखते देखते ऊपर से जिनजान की एंट्री हो जाती है। उसे ड्रिंक करने से रोकता है और कहता है कि तुम कौन होते हो उसे ये सब कुछ करवाने वाले। वो कहता है कि ये मेरी गर्ल है, इससे दूर ही रहना जितना हो सके उतना। वो कहता है कि ठीक है ठीक है। कहता है कि अगर तुम उसे इतना प्रोटेक्ट करने लगे हो तो तुम उसकी जगह पर ये वाइन क्यों नहीं पी लेते। अभी वो पीने लगता है तो मिंगजी भी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है, और वहाँ पर जितने भी सारे की सारी ड्रिंक्स रखी होती है वो सारे की सारी पी ही लेता है। अब यहाँ पर जियांग डोंग तो सोचने ही लगा था कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, वरना आज तक किसी की भी साइड इन मिस्टर ने नहीं ली है जितनी ये तुम्हारी ले रहा है। अब ये सब देखकर तो फैंग को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या बात हुई, इस लड़की के खातिर उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली। अब बाद में मिंशी को फिक्र होने लगती है कि मेरी खातिर ही जिनसान ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली, सो वो उसके लिए मिल्क एंड ग्रेप्स लेकर जाने लगती है। यहाँ पर जिनसान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, तो ये आकर उसे कहती है कि आप ग्रेप्स खा लेंगे तो आपका नशा उतर जाएगा। ये सुनकर वो
कहता है कि मेरा हैंगओवर उतारने के लिए ग्रेप्स किस काम के आएंगे, और फिर कहता है कि वैसे भी तो इन्हीं ग्रेप्स के तो वाइन्स बनती हैं। तो मिंशी उसे कहने लगती है कि नहीं, ये वो ग्रेप्स नहीं होते, वो कोई और ग्रेप्स होते हैं। तो वो कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। और फिर कहता है कि ठीक है, मेरे हाथ गंदे, क्या तुम मुझे खिला दोगी? और फिर वो भी उसे खिलाने ही लगी थी, वो तो बस इसे टीज ही करने लगा था। इसके एक बार खिलाने के बाद में तो वो खुद ही खाने लग गया था ग्रेप्स को लेकर। अब इसके बाद वो उसे मिल्क देने की कोशिश करती है, लेकिन टकराने के कारण दूध के सारे छींटे इसके कपड़ों पर ही गिर गए थे। और ये टिश्यू लेकर साफ करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसे टच करती है तो ये सांप तो अपने इमोशंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, और फिर वो उसे रोककर उसे मना कर देता है। अब इतने में किसी की आहट सुनकर ये तो मिंशी को छुपाने ही लगा था, कहीं मेरे साथ इस लड़की को देखकर कहीं ना इसकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, या फिर लोग इसके बारे में रूमर्स ना फैला दे। और फिर उस आदमी को जो कि यहाँ पर आया था, जिनजान ने उसे यहाँ से भेज ही दिया था। में इसकी इयररिंग उसकी शर्ट के साथ अटक गई थी। ये बड़े प्यार से ही उस इयररिंग को निकाल कर उसे दे देता है। अब बातों ही बातों में जिनजान ने मिंशी को अपने घर में ही शिफ्ट होने के लिए कह दिया था, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, वरना ऐसे ही हमारी फैमिली की वजह से लोग तुम्हें परेशान करने के लिए आते रहेंगे। अब इसके बाद जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं, इसका फ्रेंड इन दोनों का ही आने का वेट कर रहा था। अब जैसे ही उसके फ्रेंड को पता चलता है कि जिनजान चाहता है कि मिंशी उसके घर पर आकर शिफ्ट हो जाए, तो मिंशी का फ्रेंड मिंशी से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, वैसे भी उनके घर में बहुत सारे गार्ड्स है, सो इस तरह से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तभी ये सुनते सुनते ही पीछे से जिनजान आकर कहने लगता है कि वैसे भी तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल सही सलाह दे रहा है तुम्हें। अब ये भी सुनकर स्माइल करने लग देती है। उसका फ्रेंड जैसे इसे साइड कर देता है तो ये दोनों क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। इस फीलिंग में ये तो उसे वहाँ शिफ्ट होने का बोलकर वहाँ से चलता ही बनता है। अब बाद में फैंग मैडम तो यही सोच रही होती है कि ये अभी तक ड्रंक होगा, सो इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगती है। अब ये गुस्से में फैंग को खुद से दूर रहने के लिए ही बोलने लगा था। ये देखकर फैंग यही कहने लगती है कि वैसे भी उस लड़की में क्या खास बात है, आखिर वो है तो एक गरीब सी लड़की है। वही हमारी फैमिली की बात करो, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, और अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो फ्यूचर में तुम्हारा ही फायदा होगा ना। तो ये सुनते ही वो कहने लगता है कि मुझे प्रॉफिट की कोई जरूरत नहीं है, मैं किस लड़के को पसंद करूँ या ना करूँ, आखिर इस बात का तुमसे क्या लिंक हो सकता है। उसका इतना ही बोलना और फिर ये तो रोने ही लग जाती थी। ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लेती, पर फिर भी जिनजान के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकती थी। वो तो बार बार इसे यही कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही कभी करूंगा, पर ये मैडम तो बस सिर्फ इसके ही पीछे पड़ी हुई है। मिंशी के घर आने के बाद इसके फ्रेंड ने पैकिंग में इसकी मदद वगैरह करी दी थी, और फिर कहने लगता है कि जब भी अगर तुम्हें जिनजान परेशान करने के लिए आएगा तो फिर इस स्प्रे को उसके ऊपर छिड़क देना, फिर देखना कि उसके बाद उसकी कैसी हालत खराब हो जाती है। जिनजान को तो फैंग बचपन से ही पसंद करती आई थी, और इतनी आसानी से तो वो किसी और लड़की को जिनजान के करीब जाने नहीं देने वाली थी। इसलिए अब ये मिंशी से निपटने के लिए फुल प्लान ही बना कर रखी थी। और दूसरी तरफ जिनजान तो वाकई में ही मिंशी को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गया था। ये जैसे ग्रेप्स को देखता है तो इसे मिंशी की ही याद आने लगी थी, और फिर ये वाले ग्रेप्स तो वो जियाडिंग को भी खाने नहीं देता। अब जैसे उसे पता चल गया था कि कल ही टीचर हमारे साथ रहने के लिए आने वाली है, अब इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब जैसे ही नेक्स्ट डे मिंशी की एंट्री हो गई थी, ये तो बहुत ही जोशो खरोश के साथ इसको उसका रूम ही दिखाने लग गया था, और फिर उसे बताने लगता है कि मेरा, आपका और अंकल का, हम तीनों का रूम एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे मैंने कहा था अंकल को कि आपको नीचे का रूम दे दिया जाए, पर उन्होंने मना कर दिया। वैसे देखा जाए तो अजीब ही बात है, आप में कोई ना कोई खास बात है ही सही। आज पहली बार मेरे अंकल ने हमारे घर में किसी लड़की को रहने की इजाजत दे दी है। और फिर भागा भागा अंकल के पास आता और कहता है कि वैसे मैंने टीचर को उनका रूम दिखा दिया है। और फिर ये उन दोनों को वहाँ पर साथ में छोड़कर वहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है। अब ये साहब मिंशी को खुद के लिए फ्रूट फॉरेज बनाने के लिए कह देता है। ये भी फौरन से मान जाती है कि ठीक है मैं जरूर बनाऊंगी। अब उतने में जिनजान के लिए फॉरेज लेकर बैंक की एंट्री होती है, लेकिन उसका वाला इसने लेने से साफ मना ही कर दिया था। और फिर उतने में ही जियाडिंग की नजर पड़ती है कि अंकल की शर्ट पर एक लिपस्टिक का निशान है। वो रात को ड्रंक हो गए थे, जरूर उनके साथ मेरी टीचर ही होनी है। और फिर जब ये शर्ट अंकल को दिखाने के लिए आता है, कहता है कि आपने मेरे लिए आंटी ढूंढ ली है, और इस बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बताओ आखिर वो कौन है। ये सुनते ही फैंग तो बहुत ज्यादा खुश नजर आती है और कहती है कि असल में गलती से ये रात में मुझसे ही छूट गया था। अब ये सुनते ही ये हैरान हो जाता है कि मैंने समझा था कि रात को इनके साथ मेरी टीचर ही होगी।
लेकिन ये फैंग मैडम आकर कहाँ से पहुँच गई मेरे अंकल के साथ, और वो भी मेरे अंकल के रूम में। ये तो कह देती है कि मैं ये शर्ट खुद ही शिनचैन को धोकर दे दूंगी, और शिनचैन उसे लेकर फेंक देता है। जब मैं एक बार एक चीज यूज करता हूँ उसे मैं फिर दोबारा यूज नहीं करता। इतना सब कुछ सुनाने के बावजूद भी वो इसके क्लोज आकर बैठने लगती है। फिर वो उससे दूर बैठने लगता है और फिर गुस्से में कहने लगता है कि कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ही खामखा मेरी लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करने के लिए आ ही जाती हो। अब इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी इन मैडम पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। वो कह रही होती कि इस लड़की को तुमने अपने घर में रहने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन आखिर तुम्हें पता है क्या लोग इस बारे में क्या कहेंगे, बहुत सारी गंदी बातें कहेंगे। ये सुनने के बाद वो कह देता है कि कोई कहकर तो दिखाए, मैं उनके हाथ पैर ना तोड़ दूं और आइंदा से कोई इसे बुली करने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब देखा जाए तो वो फैंग के साथ बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है, और जब बात करने की आती है मिंशी के साथ तो उसकी टोन ही चेंज हो जाती है। बहुत ही प्यार से कहने लगा था, और इवन कि वो खुद को इनोसेंट प्रूव करने की भी कोशिश करता है कि कल रात को फैंग उसके साथ नहीं थी। ये हैरान तो होती है कि आखिर वो सारी बातें मुझे क्यों बता रहा है। खैर यहाँ पर इतनी सारी बातें सुनने और देखने के बाद तो ये फैंग मैडम तो यहाँ से चलती ही बन जाती है, और उसने उसे बताया कि कल मैंने लू के साथ ही मूवी के बारे में बात करने के लिए जाना है एक इन्वेस्टर से। तो वो कह देते हैं कि मिस्टर जियान तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अपना चार्म वगैरह दिखाने के लिए वो मिंशी के क्लोज आता है, लेकिन वो तो इसमें कोई भी खास इंटरेस्ट ले ही नहीं रही थी। और इसी बात की तो चिंजान को ज्यादा हैरानगी होती है कि ये लड़की तो सबसे अलग ही है। और फिर इन दोनों को ऐसे जियाडिंग ने भी देख ही लिया था। खैर वो तो यही चाहता था कि उसके मेरे अंकल की लाइफ में मिन टीचर आ जाए तो ये तो मेरे लिए ही बेहतर होगा। अब यही सोचते सोचते ये रात को भी अपने अंकल के साथ यही बात करने के लिए आ ही गया था, और फिर आकर यही कहने लगता है कि क्यों ना मैं मिंशी को अपनी स्टेप मॉम बना लूं। अब इस बात को सुनते ही चिंजान तो एकदम शॉक ही रह जाता है। फिर कहने लगता है कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, और वैसे भी अगर मिंशी को पता लग गया कि तुम्हारे डैड कितने ज्यादा केयरलेस है तो क्या वो उनके लाइफ में आएगी। तुम्हारे डैड ने तो कभी तुम्हें भी इम्पोर्टेंस नहीं दिए, बचपन से लेकर अब तक हमेशा मेरे साथ ही रहे हो तुम। जियाडिंग कहता है कि ठीक है, अगर आप मिंशी को पसंद करते हो तो आप उसका दिल जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हो तो जो मैंने अभी अपने डैड के बारे में बात की थी वो मैं भूल ही जाऊंगा। अब ये तो जानबूझकर अंकल के सामने ये सब कुछ कह रहा होता है ताकि अंकल अपने फीलिंग्स जल्द से जल्द मिंशी से कर ही दे। अगली सुबह मूवी के बारे में बात करने के लिए ये लू के साथ उस इन्वेस्टर के पास आई होती है, और इन दोनों को तो जियांग डोंग ने भी देख लिया था। अब वो ठरकी सा इन्वेस्टर मिंशी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बाद में इन्वेस्टर को पता चलता है कि वो जिसका पैर पकड़ा हुआ है वो बल्कि मिंशी नहीं बल्कि लू ही है। लू को तो गुस्सा आ गया था, कहता है कि ये क्या हरकत कर रहे हो आप। वो इन्वेस्टर आगे से उठ खड़ा होता है कि तुमने अभी मेरे साथ बदतमीजी क्यों की। अब इससे पहले कि वो इन्वेस्टर इन पर ड्रिंक फेंकता, जियांग डोंग ने आकर इनकी हेल्प कर दी थी। जियांग डोंग की भी सिटी में बहुत ज्यादा वैल्यू थी, वो भी तो एक विलन ही होता है। इसे देखकर तो वो मिस्टर यहाँ से भागे गए थे। अब ये इन लोगों से कह रहा होता है कि मैंने देखा है कि आप लोगों को अपनी मूवी के लिए इन्वेस्टर चाहिए, तो वो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। अब ये दोनों तो मना कर जाने लगे थे। वो कहने लगता है कि मैं आप लोगों का लाइफ सेवर हूँ, तो आप लोग मुझे ऐसे इग्नोर करके कैसे जा सकते हैं। मैं जो ऑफर दे रहा हूँ वो इतनी अच्छी तो है, आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। अब उसे जान छुड़ाने के लिए जो स्प्रे इन लोगों ने तैयार किया था वो उसे पकड़ा कर ये लोग तो वहाँ से भाग निकलते हैं। जाने के बाद ये बाद में उस परफ्यूम को खुशी खुशी यूज करने की कोशिश करता है, बट वो तो एक पेपर स्प्रे होता है और सारी की सारी मिर्ची इसकी आंखों में चली जाती है। दूसरी तरफ आज के दिन चिंजान की बर्थडे थी और फैंग मैडम की भी एंट्री हो ही गई थी, और आते ही कुछ सर्वेंट को सही से काम करने के लिए बोल रही होती है, बल्कि उन सर्वेंट को तो डांटने भी लगी थी। और ये सब कुछ चिंजान भी देख लेता है, उसे पसंद नहीं आता है। कहता है कि मेरे घर में आके ऐसे हीरोपंती दिखाया मत करो, तुम्हारा ऐसे इंटरफेयर करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब उतने में ही यहाँ पर हमारी मिंशी रेडी होकर आती है, तो उसे हमारा हीरो तो देखते ही रह जाता है। मिंशी को रेडी करने वाला कोई और नहीं बल्कि जियाडिंग ही था। ड्रेस उसने ही सिलेक्ट की थी। अब यहाँ पर आए सारे गेस्ट का वो अच्छे से वेलकम कर ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर जियांग डोंग की भी एंट्री हो ही गई थी। वो स्पेशली तो यहाँ पर मिंशी से ही मिलने के लिए आया होता है। वो इसे जो भी गिफ्ट देता है तो उसे वापस ही कर देता है। कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, कहता है कि ठीक है, और कहता है कि मिंशी को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। यहाँ पर मिंशी और जियाडिंग दोनों ही उससे छुपने लगे थे। चिंजान तो उसे यहाँ से चले जाने के लिए ही बोल रहा होता है, और फिर कहने लगता है कि मेरी गर्ल से तुम दूर ही रहना। और फिर ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि कल हम दोनों की मुलाकात हुई थी, और फिर उसने मुझे एक परफ्यूम भी गिफ्ट किया था। और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बर्थडे का गिफ्ट मिल गया
गया है उससे। अब इस बात का तो इसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब जियाडिंग को मशरूफ देखकर फौरन के उसके पास फैंग की एंट्री होती है। इस पार्टी में चुपके से जियांगडोंग को फैंग ने इनवाइट किया होता है इंसान की बर्थडे पार्टी में आने के लिए। यहाँ मिनशी जितना भी छुप लेती, जियांगडोंग की नजर उस पर पड़ ही गई थी। वो उसे उसके साथ ड्रिंक करने के लिए ही बोल रहा था। बेचारे को मजबूरी में उसके साथ ड्रिंक करनी ही पड़ती है। ये सब जियाडिंग को अच्छा नहीं लगता और उसने केक उसके ड्रेस पर ही गिरा दी थी। अब ये सब कुछ देखकर तो हमारा हीरो उसकी तरफ थम्स अप कर देता है, कहता है कि ग्रेट, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब मिनशी तो इन सारी बातों से तंग आकर ये बाहर आकर स्टार्स को ही देखने लग जाती है और इसके पीछे पीछे ये हमारे हीरो चिनजैन की भी एंट्री हो ही जाती है। अब इसे इसके साथ भी ड्रिंक करनी ही पड़ गई थी। वेल, अब ये बता देती है कि कल मेरे एक्सीडेंटली जियांगडोंग से मुलाकात हो ही गई थी और मैं बस आपको बताना भूल गई थी। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा और मुझे नहीं लगता कि वो स्पेशली मेरे लिए यहाँ पर आया होगा। अब ये तो इन सारी बातों को इग्नोर करके वो उससे खुद के लिए गिफ्ट देने के लिए बोल रहा था। वो गिफ्ट इसने उसके लिए बाय किया होता है। ये कहने लगते है कि मैंने नोट किया था कि आपका पहले वाला लाइटर चल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू ही आपके लिए बाय कर लो। फिर वो कहता है कि वो तो चलता ही है, मैंने पहले इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं स्मोकिंग नहीं करता। खैर कोई नहीं, तुमने जो मुझे न्यू गिफ्ट दिया है मैं वही अपने पास रखूंगा आपसे। अब ये तो बड़े प्यार से उसे बर्थडे विश भी करने लगती है। ये यही कहती है कि तुम बस ऐसे ही हमेशा के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और ऐसे ही तुम अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो। ये कहते हुए ये बस स्टार्स एंड मून को देख रही थी और हमारा हीरो तो सिर्फ और सिर्फ इसकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही जमी होती है। अचानक मिनशी को चक्कर आने लगती है। फिर ये चिनजैन से पूछने लगती है कि क्या तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था? आई मीन क्या तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो? वो कह देता कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मिनशी तो बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रही होती है। चिनजैन उसे उठा लेता है और सीधे उसे लाकर बैथटब में ही लिटा देता है और फिर उसे कहने लगता है कि अब तुम बेटर फील कर रही हो ना। ये तो यही कहने लगती है कि अब तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो ना, इसका मतलब मैं ये समझो कि तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा ताकि मेरी ऐसी हालत हो जाए। वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। तुम खुद ही मेरे क्लोज आए जा रही हो, मैं खुद पर कैसे कंट्रोल करूँ? अब ये ड्रंक होने की वजह से ये तो उसे किसी कर लेती है, तो वो उससे कहने लगता है कि अगर तुमने ये सब कुछ शुरू किया है तो इसे खत्म मैं ही करूँगा। और बस ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल चिनजैन की आंखें खुलती है और वो तो बड़े प्यार से ही मिनशी को देख ही रहा होता है। जैसे ये इसके गले में एक आदमी का कफ लिंक नेकलेस दिखता है तो और सोचने लगता है कि आखिर ये किसका हो सकता है, या ये किसी और लड़के को पसंद करती है। ये सब कुछ सोच ही रहा था, इतने में ही मिनशी की भी आँख खुल जाती है। ये तो इसे नाराज ही लग रही होती है, जैसे कि कल रात इसके ड्रिंक में इसने ही ड्रग्स दिए हो। तो वो कहने लगता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया और मैं इस बात को तुम्हारे सामने क्लियर करके ही रहूंगा। मैंने तुम्हारे ड्रिंक्स में ड्रग्स नहीं दिए थे, इस बात का प्रूफ मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। अब ये फौरन से ही जियाडोंग को कॉल मिलाता है और कहता है कि कल तुम मेरे बर्थडे पार्टी में इसलिए आए थे ताकि तुम मिनशी को ड्रग्स दे सको और फिर तुम अपने इस प्लान में कामयाब हो सको। वो कह देता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बट ये इसकी बात पर कहाँ बिलीव करने वाला था। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये अपने एक आदमी को कह ही देता है। दूसरी तरफ जियांगडोंग अपने सारे आदमियों को बुलाकर पूछने लगता है, तुम लोग ही मेरे साथ उस पार्टी में आए थे क्या? तुम लोगों ने मेरे पीछे कुछ गड़बड़ी की है? अब मुझे सच सच बताओ कि मिनशी के ड्रिंक में ड्रग किसने मिलाए थे? अब इतने में उसका एक वफादार सेक्रेटरी कह देता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फैंग के कहने पर, क्योंकि मुझे पता चला कि आप भी मिनशी को पसंद करने लगे हो, तो मैंने भी यही सोचा कि ड्रग्स वगैरह मिलाने के बाद वो आपके और ज्यादा क्लोज आ जाएगी। अब जियांगडोंग तो उस पर गुस्सा करने लगा कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हारी वजह से अब चिनजैन मेरे बारे में क्या सोचता होगा। दूसरी तरफ चिनजैन ने स्पेशली नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करवा लिया था स्पेशली मिनशी के लिए, लेकिन वो तो इसे साफ इग्नोर करते हुए वहाँ से चलती बनती है कि वो उससे नाराज थी, इसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ जा रहा होता है। इसलिए फौरन से खुद ही जियांगडोंग के पास पहुंच जाता है और गुस्से में पूछने लगता है कि अब बताओ कि किसकी गलती है। जियांगडोंग के वफादार असिस्टेंट ने अपनी गलती कबूल कर ली होती है। वो कहने लगता है कि इसमें मेरे बॉस का कोई कसूर नहीं है। अब ये तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि अगर इस दौरान मिनशी किसी और के हाथ लग जाती तो क्या हाल हो जाता उसका, और इन सब की वजह से उस बेचारे को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता। खैर जियांगडोंग तो कहने लगता है कि मेरे असिस्टेंट से गलती हो गई है, प्लीज इस बार उसे माफ कर दो। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो मेडिसिन बनाने वाले हो उसके लिए तुम्हें जो भी पैसे वगैरह चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ।
और ये भी उसके डील को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हाँ, उसके आदमी को थोड़ा बहुत पनिश करना वो बिल्कुल नहीं भूलता। कहता है कि जो भी तुमने मेरे गर्ल के साथ गलत करने की कोशिश की थी उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और फिर यही कहने के बाद वो यहाँ से चलता ही बनता है। अब जियाडोंग भी सोच ही रहा था, वैसे उस लड़की में कोई ना कोई खास बात तो है ही सही कि जो चिनजान खुद चलकर हमारे पास आया और आते ही उसने इतना बड़ा स्टैंड भी लिया मिंशी के लिए। दूसरी तरफ घर पहुंचते ही चिनजान ने मिंशी को बता दिया था, देखो जियांगडोंग का ही एक आदमी था जिसने कल तुम्हें ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे दिया था। मैं कल से सच ही कह रहा था कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक्स में कुछ भी नहीं मिलाया था। मिंशी को थोड़ा बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है कि मैंने खामखाई इस पर शक किया। असल में तो चिनजान की इसमें कोई भी गलती थी ही नहीं। अब इसने भी उससे अपोलोजाइज करने का डिसाइड कर ही लिया था। चंद मिंशी से आकर ये कहने लगते हैं कि ये देखिए चिनजान तो मेरे से भी मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या प्लीज आप मेरी ही मदद कर देंगे इसमें। यहाँ पर जैसे ये मान जाती है तो मिस्टर चैन का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फौरन से चिनजान को ही देखने के लिए आ गई थी। अब ये तो इसके सामने जानबूझकर ही इल होने का प्रिटेंड कर रहा था। इसे देखते ही इसे हक भी कर लेता है। इसे जियाडिंग की एंट्री होती है तो ये उसे भगा देता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तो फिर फौरन से चला ही गया था। वो ये सारी बात समझ जो चुका होता है। अब सूप पीते हुए ऐसे फील करवा रहा होता है जैसे कि मुझसे ये पिया ही नहीं जा रहा। अब जैसे ये उसे पिलाने की कोशिश करती है तो कुछ उसके कपड़ों पर भी गिर गया था। अब ये कह देता है कि क्या तुम यहाँ पर वाइप कर सकती हो। अब इसके लिए मिस्टर चंद को बुलाने के लिए क्या ही जाना। अब ये भी फिर एक कपड़े को लेकर इसके बॉडी को साफ ही करने लग गई थी। अब ये कहने के बाद वो कहने लगता है कि मुझे तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ग्रेव्स ही चाहिए। और ये कहते ही वो डायरेक्टली उसे किसी करने लग जाता है और इसी के साथ वो जानबूझकर बेहोश भी हो जाता है। अब जैसे ही ये इसका ब्लैंकेट सही करके यहाँ से जाती है तो पीछे से अपने हीरो का स्माइल देखने लायक है। खैर वो इसे टीज जो करने की कोशिश कर रहा था। और मैं जियाडिंग ने मिंग से कह दिया था कि मैंने आपकी रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया है। वैसे अगर आप मेरे अंकल को पसंद करने लगी है तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकती हैं। ये सुनने के बाद ये तो उसे अपना होमवर्क करने का कहकर फौरन से ये वहाँ से चली ही गई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में जैसे ये मार्केट में फ्रूट खरीदने के लिए पहुंचती है तो खामखाई कुछ लेडीज इसे बुली करने की कोशिश करती है। इवन कि ये मिंशी को बहुत सारी बातें भी सुना रही थी। अब इन लेडीज को ये सब कुछ करने के लिए इन्हें डिंग नहीं कहा होता है क्योंकि वो जियांगडोंग को लेकर इससे जेलसी जो फील कर रही थी। और मिंशी की ड्रेस तो खराब हो गई थी तो वो आते ही अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। इतने में इस इंसान की आंख खुल जाती है और वो सोचने लगता है कि जो मैंने मिंशी को किस किया था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। फौरन से ही चेंज करके वो उससे मिलने के लिए उसके रूम में आ जाता है तो ये उसे कहती है कि आप नॉक करके नहीं आ सकते, मैं यहाँ पर ड्रेस चेंज कर रही हूँ। तो वो आगे से उसे अपोलोजाइज करता है। वो तो कहने लगता है कि मैंने कहा था ना तुमसे मेरे लिए फ्रूट पॉरेज वगैरह बना के रख देना, तो बताओ तुम वो क्यों बनाकर नहीं लाई हो। मिंशी तो उसे किसके बारे में पूछना तो चाह रही थी लेकिन ये आगे से ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे इसे कुछ याद भी नहीं है। अब चिंजान यहाँ पर मिंशी का लटका हुआ फेस देखकर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो आगे से बहाना बना देती है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जियाडिंग आकर सब बता देता है इसे। मार्केट में अभी अभी कुछ लड़कियों ने मिंशी को बुली करने की कोशिश की है। ये सामने से कह देती है कि वो सारे मेरे मामलात है, मैं खुद ही उनसे निपट लूंगी, आपको उस बात को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। अब मिंशी ने अपने फ्रेंड के थ्रू पता कर लिया था कि ये सब किया दरा डिंग का ही है और उसे यहाँ से जाते हुए जिनजान ने भी देख लिया था। ये भी उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। मिंशी आलू को अपने साथ लेकर डिंग के पास ही चली आ गई थी। आते ही इसको थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे खिलाफ ये रूमर्स फैला दी है। और मिंशी ने तो इसकी अच्छी खासी दुर्गति बना दी थी। और ये सारा सीन हमारा हीरो दूर से खड़ा देख रहा होता है। उसने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी ब्रेव निकलेगी कि ये खुद जाके ही इन तीनों लड़कियों को अकेले ही निपटा लेगी। मन में तो यही सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है, दैट्स माय गर्ल। मिंशी ने तो इस डिंग पर अपना अच्छा सा खासा गुस्सा निकाल ही लिया था। अब डिंग को गुस्सा आता है और यह अपना गुस्सा लू पर ही निकाल देती है उसे थप्पड़ मारकर। फिर क्या मिंशी उसे कहने लगती है कि आइंदा से मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे बदतमीजी की तो फिर मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। फिर क्या था, वो लू को अपने साथ लेकर बड़ी ही डैशिंग तरीके से वहां से निकल पड़ती है। इनके जाते ही यहाँ पर चिनजान की एंट्री होती है और वो आते ही इन तीनों को पनिश करने लगा था। कहने लगता है कि आपसे मेरी फैमिली की मेंबर है मिंशी और मिंशी के अगेंस्ट जाने की तुम तीनों की हिम्मत हुई तो हुई कैसे। अब ये तो इन तीनों को अच्छे से सबक सिखाने के बाद ही फिर वहाँ से चलता बनता है। अब जैसे ही मिंशी घर पर पहुंचती है इसके हाथों पर चोट जियाडिंग के साथ साथ हमारे हीरो ने भी देख लिए थे
और वो इसको बिठा देता है और इसकी न्यू मेडिसिन जो अभी भी लॉन्च नहीं हुई थी, पहले ही इस पर फर्स्ट एक्सपीरियंस वो मिंशी पर ही करने लगता है। और ये मेडिसिन लगाते हुए मिंशी को बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। ये स्पेशली उसने मिंशी के लिए ही बनाई थी। फर्स्ट टाइम जब वो उसे मेडिसिन लगा रहा था तब उसे दर्द हुआ था। तभी चिंगजैन ने डिसाइड कर लिया था कि अब से मैं ऐसी मेडिसिन बनाऊंगा जिसे लगाने के बाद किसी को भी दर्द नहीं होगा। अब ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर मिंशी को तो बहुत अच्छा लगने लगता है। और इसके बाद रात को हमें इनके घर के बाहर हमें फैंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो रही थी क्योंकि मिंशी ने चिंगजैन के पार्टनर की बेटी को ही हिट किया था। ये उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस तरह से तो उनकी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो सकती है। अब उसने इस बार जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, हो सकता है कि चिंगजैन उससे हेट करने लग जाए। अब ये सब कुछ सोचते सोचते फैंग ऊपर से सिंपैथी दिखाने के लिए आई गई थी। मन से तो वो तो यही देखने के लिए आई थी कि मिंशी को ज़्यादा चोट लगी है या नहीं। जियाडिंग कह देता है कि आपको मिंशी के लिए मेडिसिन लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे अंकल ने उनकी जो मेडिसिन जो अभी तक लॉन्च हुई ही नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी वो मेडिसिन मिंशी को लगा दी है। ये सारी बातें ऊपर खड़ा चिंगजैन भी सुन लेता है। अब क्या था, फैंग ने अपने दिल की सारी भड़ास यहाँ पर निकाली दी थी। कहती है कि तुमने अभी जो चिंगजैन के लिए ट्रबल खड़ी की है मिंस्की डिंग के साथ लड़ाई करके, क्या तुम्हें पता भी है कि वो लोग अपनी ही पार्टनरशिप चिंगजैन के साथ ख़त्म भी कर सकते हैं। ये कहती है कि उसने जो मेरे साथ किया था, मेरा उससे रिवेंज लेना तो बनता ही था और बाकी जो भी सारे प्रॉब्लम से मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मिंशी उससे उसके टक्कर का जवाब देती है। तो ये सुनकर ये पहले कि फैंग उसे थप्पड़ मारती, चिंगजैन आकर उसका हाथ रोक लेता है। कहता है कि ये सारे मेरे ही मैटर्स हैं, मैं इन्हें अपने तरीके से हैंडल करूंगा। अगर डिंग फैमिली मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहती है तो वो बिल्कुल भी कर सकती है। मुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तुम उनकी साइड लेने के लिए आई हो, तो क्या तुम यही चाहती हो कि मैं तुम लोगों के साथ भी पार्टनरशिप अपना खत्म कर लूँ। तो ये कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जस्ट ऐसे ही वार्न कर रही थी। अब जो मेडिसिन जियाडिंग ने मिंशी के पर्स में रख दी थी कि बाद में लगा देना, ये देखकर फैंग को आइडिया आता है। वो मेडिसिन मिंशी के बैग से निकाल लेती है और अपने पर्स में रख लेती है और वहाँ से चलती बनती है। अब यहाँ से निकलकर एक बंदे के पास पहुँचती है जिसका नाम होता है लिन। कहती है कि इस मेडिसिन में जो भी फॉर्मूले यूज किए गए हैं, मुझे तो बस उसकी डिटेल्स चाहिए। तो वो भी कहने लगता है कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने उसे रिश्वत वगैरह तो दे दी थी। चिंगजैन जो अपना न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, उसने उसका नाम मिंशी ही रख दिया होता है कि जब उसे पता चलेगा तो वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी। आगे जियांगडोंग का बंदा जो कि सब्जी लगाता है, उसे लिन आकर तंग करने लगा था। ये बंदा ऐसे ही लोगों से पैसे वसूल करने के लिए आ जाया करता है। इधर डिंग आकर उसकी मदद करती है। ये जियांगडोंग को पसंद करती थी तो ये इसे कहने लगती है और ये उस बंदे को उसी मेडिसिन का फॉर्मूला देने लगती है। कहती है कि यह अपने चोट पर लगाओगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और स्पेशली ये सब प्लान फैंग का ही होता है। उसने इसे ये सब करने के लिए बोला होता है डिंग को। उस बंदे को जैसे ही फॉर्मूला मिलता है, ये भागा भागा जियांगडोंग के पास आ जाता है। उसे कहने लगता है कि ये मुझे कैसे मिला है, हो सकता है ये आपके काम आ जाए, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ ले। आप भी तो मेडिसिन वगैरह बनाते हो ना। ये देखकर तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है, आज के दिन तो तुमने तो मुझे खुशी कर दिया। अब उसे पता नहीं होता ये तो वही फॉर्मूला है जो कि चिंगजैन अपनी मेडिसिन में यूज कर रहा है। इसके बाद ये सीधा मिंशी और लू से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उसे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि मेरे एक्स गर्लफ्रेंड डिंग ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और बदतमीजी भी की है और तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा रूमर्स भी फैलाए हैं और मुझे इसके लिए बहुत ही बैड फील हो रहा है। मैं एक अपोलोजाइज लेटर लिखना चाहता हूँ, या फिर ऐसा करो कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलो। बस आज के दिन डिनर करने के लिए चलो, बाकी तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अब अपोलोजाइज लेटर लिखने के बाद ये तो जाहिर सी बात है, ये तो सबको पता चलना ही था कि डिंग ने जो हरकत की थी मिन की, वो इन सब में चिन फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। तो कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली डिनर में आने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट जैसे ही अपनी मॉम और डैड को मिलवाने के लिए इसे लेकर आता है, मिंशी इसकी मॉम को देखकर तो बिल्कुल ही शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि एक्चुअली में यही होती है मिंशी की बायोलॉजिकल मॉम। उसकी मॉम भी मिंशी को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, कैसे मिंशी की फैमिली हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। डैड ने खुद ने ही एक पेंटिंग अपनी बेटी के लिए संभाल के रखा है।
मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं ये पेंटिंग उसे गिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक आदमी आकर उससे वो वाली पेंटिंग मांगी थी कि ये पेंटिंग मुझे दे दो, बट मिंशी के डैड मना कर देते हैं कि नहीं, ये मेरी बेटी के लिए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और उसी पर्सन ने गुस्से में आकर इनके घर में आग लगा दी थी और वो उस पेंटिंग को चोरी करके वहाँ से चला जाता है। इसी बीच इसके डैड की तो डेथ हो गई और मिंशी को तो एक आदमी ने बचा लिया था और मिंशी की मॉम बस अपनी बेटी को ढूंढते ही रह गई थी। आज फाइनली मिंशी की अपनी मॉम के साथ मुलाकात हो ही गई थी। अब पुरानी बातों को याद करके मॉम तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया था उस आग में। अब यहाँ पर जैंग डोंग ने फैसला कर ही लिया था कि मैं आपका बदला उस बंदे से लेकर ही रहूंगा और उसका पता लगाऊंगा कि वो कौन है जो कि पेंटिंग चुराने के लिए आया था। और हमें पता चल ही जाना है, जाहिर सी बात है, जिसके पास ये पेंटिंग हुई, जाहिर सी बात है कि ये सारा किया धरा उसी बंदे का होगा। दूसरी तरफ चिनजान घर पर मिंशी का ही आने का वेट कर रहा था। इसे अपने असिस्टेंट चियांग के थ्रू पता चल जाता है कि वो तो जैंग डोंग के घर खाना खाने के लिए चली गई है। इसका यह जेलिसी के मारे बुरा हाल कि वो वहाँ पर कैसे जा सकती है। मिंशी तो जैंग डोंग की तो छोटी बहन ही निकलती है। खैर वो इसमें भी खुश होता है कि चलो मैं इसके क्लोज तो रहूंगा, अब से एक भाई बनकर मैं इसकी प्रोटेक्ट करूंगा। मॉम को परेशानी हो रही थी कि कहीं वो चीन विलन है, वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, तुम यहाँ हमारे घर में रहने के लिए आना चाहती हो तो तुम बिल्कुल आ सकती हो। वो मना करती है कि नहीं नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस रूमर से पहले है कि वो बुरा है, बुरा इंसान है, असल में वो इतना भी बैड पर्सन नहीं है। नेक्स्ट जैंग डोंग ही इसे घर ड्रॉप करने के लिए आया था। मिंशी काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी और ये अपना पर्स उसकी ही गाड़ी में भूल कर चली जाती है। अब मिंशी घर पर आते ही पहुंच जाती है चिनजान के रूम में। उसे तो ये संभाली नहीं जा रही होती है तो उसे उठाकर उसके रूम में चला जा रहा था। और हम देखते हैं कि अगली सुबह चिनजान ने मिंशी के लिए स्पेशली ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी करके रखा था, लेकिन ये तो उसे इग्नोर करके जैंग डोंग के पास ही जाने लगी थी। इस बात से तो यहाँ पर इसका गुस्से से बुरा हाल था कि ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है और आखिरकार जैंग डोंग में इतनी भी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंग डोंग ने इनकी मूवी में इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया था और मिंशी से भी कह देता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अब अपने बड़े भाई को इनकार कर सको। उसका पर्स जो उसके पास रह गया था वो भी उसे रिटर्न कर देता है। दूसरी तरफ चिनजान को मालूम होता है कि उसका जो मेडिसिन का फॉर्मूला था वो तो इस फॉर्मूले को जैंग डोंग ने यूज कर भी लिया और उसने अपने मेडिसिन को लॉन्च भी कर दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा भड़का होता है कि जैंग डोंग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसने खैर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला कर ही लिया था। आखिरकार ये फॉर्मूला जैंग डोंग के पास पहुंचा तो पहुंचा कैसे। ये मिंशी पर शक नहीं करना चाहता था क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी और ना ही कभी ऐसा करने का सोच सकती है। इसे तो उस पर पूरा का पूरा ट्रस्ट होता है। अब बाद में देखते हैं कि कैसे जियाडिंग किचन के बाहर खड़ा मिंशी को देख रहा था क्योंकि वो खाना बना रही थी। अब ये फौरन से उसे साइड पे करता हुआ खाना बनाने में उसकी मदद करने के लिए पहुंचने लगता है। वेल अभी तो वो जो उसका फॉर्मूला चोरी हुआ था उस बारे में तो वो मिंशी को बिल्कुल भी नहीं बताता और फिर ये उसके क्लोज आने की कोशिश तो करता है ही। उतने में ही जियाडिंग आकर पूछने लगता है कि क्या खाना अभी तक रेडी नहीं हुआ, मैं कब से भूखा हूँ। वेल अब खाने के टेबल पर ये उससे पूछने लगता है कि वैसे जैंग डोंग तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता है ना, मैंने नोट किया है कि अब तो अक्सर ही तुम उससे मिलने के लिए जाया करती हो। ये आगे से स्माइल करते हुए सोचने लगते हैं कि इसका मतलब है कि इसे जेलसी हो रही है। फिर कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस फिल्म के काम के सिलसिले में ही मुझसे मिलने के लिए गई थी। अब ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा रिलीफ फील करता है कि इनके बीच कुछ नहीं हो रहा है। अब खाना खाने के बाद ये फिर से यहीं पर सो गई थी तो ये फिर से उसे उठाकर वो उसे अपने उसके रूम में लेकर जाने लगता है। अगली सुबह मिंशी से ये बात कब तक चुप कर रह सकती थी। फाइनली उसे पता चल गया था कि जैंग डोंग ने चिनजान का फॉर्मूला यूज करके मेडिसिन बनाया है। वेल वो ऑलरेडी देख चुकी थी कि ये वाली मेडिसिन चिनजान ने उसे पहले ही लगाया था। फिर ये जैंग डोंग से बात करने के लिए आई होती है। फैंग चिनजान को यहाँ पर लेकर आई होती है और कहती है कि तुम देखना, मुझे पता है कि मिंशी ने जैंग डोंग को ये सब कुछ करने के लिए बोला होगा। सारा किया धरा तो फैंग मैडम का ही होता है, लेकिन ये अभी भी मिंशी के खिलाफ चिनजान को भड़काने में ही लगी होती है। यहाँ पर जैंग डोंग तो भागा भागा अपने बहन के कहने पर आ ही गया होता है उससे मिलने के लिए। कहती है कि उस रात मैं तुम्हारी गाड़ी में अपना पर्स वगैरह भूल गई थी, उसी में चिनजान की मेडिसिन का फॉर्मूला वगैरह था, तो क्या तुमने उसी का ही यूज करके मेडिसिन बनाया ना, ये बहुत गलत बात है। ये सुनकर जैंग डोंग को बहुत बुरा लगने लगा था। कहता है कि क्या तुम्हें अपने भाई पर ट्रस्ट नहीं है, मैंने वो फॉर्मूला चोरी नहीं किया, तुम रात को ही तो अपना पर्स मेरी गाड़ी में भूल गई थी और एक दिन में ही मैंने उस फॉर्मूले को चोरी कर लिया और मेडिसिन भी रेडी कर लिया और अपने मेडिसिन को लॉन्च भी कर लिया, लेकिन उससे पहले ही मेरी मेडिसिन लॉन्च हो चुकी है, समझी तुम, और मैंने वो सब कुछ नहीं किया। अब ये चिनजान का ही साइड ले रही थी तो ये उससे पूछ लेता है क्या तुम उसे पसंद करती हो जो उसकी खातिर तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए पहुंच गई हो। अब ये आगे से चुप कर जाती है और इतने में ही
यहाँ पर चिंसान की भी एंट्री हो जाती है। वो जियांग डोंग से पूछ लेता है, वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें ये फॉर्मूला कहाँ से मिला था? वो फॉर्मूला मेरे ही मेडिसिन का था। अब ये सोच में पड़ जाता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे ही आदमी ने मुझे धोखा दिया है। उसे कहाँ से मिला होगा ये फॉर्मूला, इस बात का तो पूछताछ मैं उसे करके ही रहूंगा। फिर बाद में ये चिंसान के पास पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि वैसे तो आपको लग ही रहा होगा कि मैंने ही जियांग डोंग के साथ मिलकर आपको धोखा दिया होगा। तो वो सामने से कह देता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, वो जो जियांग डोंग तुमसे पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तुमने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया? तो ये कह देती है कि मैं कैसे जवाब दे देती, वैसे भी आप इस शहर के बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच पर्सन में से एक हो, आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, मैं कैसे कह देती कि मैं आपको पसंद करती हूँ? शायद कि आपके साथ होना मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, मैं तो बस आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करने के लिए आई हूँ। ये तो नहीं किया मैं आपको कह दूं कि मैं आपको पसंद करती हूँ और फिर ये सुनकर आप मुझे जॉब से निकाल दे। अब ये सुनकर वो कहने लगता है कि अच्छा, इसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब और पैसों की ही पड़ी हुई है, मेरे इमोशंस का तो इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ फाइनली से अपने उसे आदमी के थ्रू पता चल गया था कि ये फॉर्मूला तो उसे डिंग ने ही पकड़ा दिया था। जैसे अंदाजा हो जाता है कि ये सारा किया दारा डिंग और फैंग का ही है। बस हम दोनों फैमिलीज में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। चिंसान भी सारी बातें सुनते सुनते पहुंच ही आया होता है। जियांग डोंग और चिंसान दोनों ही मिलकर उस बंदे को ढूंढने का फैसला कर लिया था कि जो मेडिसिन को देखते ही उसकी फॉर्मूला वगैरह बता देता है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन वो मेडिसिन उसके पास लेकर गया था। अब इसे तो अपनी बहन के और अपनी मॉम के उस दुश्मन को भी ढूंढना था जिन्होंने उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रखा था। चिंसान फाइनली इससे पूछ लेता है कि मिंशी तुमसे इतना ज्यादा मिलने के लिए आती है, आखिरकार तुम दोनों का रिश्ता क्या है? फाइनली जियांग डोंग चिंसान को बता ही देता है कि मिंशी मेरी छोटी बहन है और मिंशी की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सारे डिटेल्स भी वो उसे बता ही देता है। अब चिंसान को भी मिंशी के लिए बुरा लग रहा होता है कि उसने भी अपने डैड को खो दिया है एंड इवन की जो नेबर्स ने उसे पाला था उनका कर्ज चुकाने के लिए इसे पैसों की जरूरत थी और उसी दौरान वो चिंसान के पास जॉब करने के लिए आई थी। अब घर वापस आने के बाद ये तो उसके लिए न्यू ड्रेसेस वगैरह बनवाने लग गया था। अब ये अंकल से पूछने लगता है कि क्या आप मेरा नाप ले सकते हैं, और इशारे में कह देता है कि आप नहीं बल्कि मिंशी को ही कह दे कि मैं आकर मेरे मेजरमेंट्स ले ले। अब अंकल को तो चिंसान की बात माननी ही पड़ती है और वो मिंशी के सामने बहाना बना देते हैं कि मैं अपने ग्लासेस वगैरह नहीं लेकर आया, तुम मेरी हेल्प कर दोगी। अब ये जैसे ही उसके मेजरमेंट्स वगैरह लेने के लिए आती है, इसी बीच दोनों काफी क्लोज भी आ गए होते हैं। ये गिरने वाली होती है, ये उसे पकड़ ही लेता है। मिस्टर चांग के हाथों से तो उनका बैग छूट ही गया था और उस बैग में से उनके ग्लासेस भी बाहर निकल आती है और मिंशी को ये सारी बातें समझ में भी आ जाती है कि चिंसान ने ही इन्हें बोला होगा कि मैं इसकी मेजरमेंट्स लूं। मिंशी जैसे उसके पास देखती है वो तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं और ना ही उसने कुछ बताया है। खाना खाते समय उसने जो स्पेशली इसके लिए केक प्रिपेयर किया था वो उसे बहुत पसंद आता है। अब ये तो उसका घर छोड़कर जाना चाहती थी। वैसे आप परेशान मत होना, मैं जियांग डोंग के यहाँ रहने के लिए नहीं जाऊंगी, अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लूंगी। ये तो साफ मना करता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी जियाडिंग को तुम्हारी जरूरत है, उसके स्टडीज को कम्प्लीट करने के लिए तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती और अब इस हालत में तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। इधर ली साहब का बुरा हाल कि मुझे तो फैंग की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। अब देखो जियांग फैमिली और चिन फैमिली दोनों ही मेरी तलाश में हैं और अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो पता नहीं वो लोग मेरा क्या हशर नशर कर देंगे। दूसरी तरफ मिंशी जियाडिंग को जैसे ही पेंटिंग सिखा रही थी, ये सब कुछ देखते देखते इतने में चिंसान आ जाता है। वो तो यहाँ पर बैठना चाहता था लेकिन तभी मिंशी मना कर देती है और तभी जियाडिंग को आइडिया आता है, वैसे टीचर आपको मैंने कभी पेंटिंग करते हुए नहीं देखा, क्यों ना आज हम दोनों में एक पेंटिंग कंपटीशन लगा दे, हम अंकल की ही पेंटिंग बनाते हैं, देखते हैं सबसे प्यारी पेंटिंग कौन बनाता है। यहाँ पर वो अंकल से कहने लगता है कि आप ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, आप अपनी शर्ट उतार दे और हम दोनों तो आपके एप्स वगैरह की पेंटिंग करेंगे। चिंसान जैसे ही शर्ट उतारता है तो मिंशी को उसकी तरफ देखा ही नहीं जा रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही होती है। जियाडिंग ने उसकी बहुत अच्छी ड्राइंग वगैरह बना दी थी लेकिन मिंशी ने तो उसके कपड़ों के साथ ही उसकी ड्राइंग बना दी थी। ये पूछने लगता है कि ये सब क्या है तो वो कहती है कि मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी, कहीं आपको ठंड वगैरह ना लग जाए इसलिए मैंने आपकी ड्रेस भी बना दी। वो कहने लगता है कि इसका मतलब ये है कि अभी तक तुम्हें पेंटिंग वगैरह बनानी नहीं आई, सो जियाडिंग वाली पेंटिंग तुम अपनी वॉल पर लगाओगी और इसे देख देख कर रोजाना प्रैक्टिस करोगी, जब तक कि तुम इसे कंप्लीट नहीं बना लेती तब तक मेरी ये वाली पेंटिंग तुम्हारे रूम की वॉल पर ही लगी रहेगी, समझी तुम। और जियांग डोंग की मॉम इसके लिए खाना वगैरह बनाकर भिजवाती है क्योंकि ये उनकी बेटी ही थी।
फिर मिनशी चिंजान के पास आकर अपना सारा खाना चिंजान के साथ शेयर करने लगी थी और ये खाना उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और उसे थोड़ी सी जेलसी भी होती है कि जियाडिंग के साथ ये कितने अच्छे से पेश आती है और मेरे साथ हमेशा रूडली और दूर दूर ही रहती है। मिनशी जियाडिंग को समझाने लगी थी कि हमेशा अपने अंकल की इज्जत करो। मैंने नोट किया है कि तुम हमेशा उनसे बदतमीजी करते हो और ये सारी बातें बाहर खड़ा हमारा हीरो भी सुनता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। पहले इतना खड़ूस और डेविल हुआ करता था बट अभी इसकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो चुकी है। इसे ऐसे देखकर मिस्टर चैन भी खुश हो जाते हैं कि चलो इसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की तो आई है जिसकी वजह से ये खुद में बदलाव लाए हैं और अपने जिंदगी में मुस्कुराना सीख गए हैं। अब रात को जियाडिंग से पूछने लगा, मैं इतना रिच हूँ, हैंडसम हूँ, पर मिनशी मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रही? अब तुम खुद ही बताओ। तो वो कह देता है कि आपको अपनी सिंसियरिटी दिखाने की जरूरत है। आप उसके लिए कुछ खाना वगैरह बनाए, हो सकता है उसे पसंद आएगा। और अब ये सोचने लगा कि कैसे मैं उसके लिए केक बनाऊंगा और ये देखकर वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी। पर ये तो बस जस्ट उसकी इमेजिनेशन ही होती है। फिर देखते हैं कि वो तो खुद इसके पास आकर अपना लव कन्फेस करने लगती है और अब दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। बट ये भी सिर्फ दिन दहाड़े ड्रीम ही देख रहा था। जैसे ही चियान को देखकर इसकी आंखें खुल जाती है। इसने जो इन्वेस्टिगेशन करवाई थी इसे ली का पता चल ही गया था, जो मेडिसिन देखकर फॉर्मूला वगैरह बताता है और इसने तो उससे निपटने का पक्का फैसला कर ही लिया था और अब अपने ही कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मिनशी के यहाँ पर भिजवा देता है और उन प्रोडक्ट की स्मेल तो इसे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब जैसे ही उस प्रोडक्ट पर नाम देखती है कि मिनशी तो कहने लगती है कि कहीं कोई मुझे गलत फहमी तो नहीं हुई, नाम से ही मेडिसिन का नाम रखा है। आगे चिंजान इसके लिए केक बनाने की ट्राई करता है बट सारा कुछ केक उसने खराब करके रख दिया था। इस केक का तो पूरा बन ही जला गया था। ये तो यहाँ उसके लिए थैंक यू कहने के लिए आई होती है कि देखिए आपने जो प्रोडक्ट मेरे पास भेजे है उसकी स्मेल्स बहुत अच्छी हैं और कहती है कि थैंक यू। अब चिंजान तो इसके क्लोज आकर यही कहने लगा था कि ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल तुम्हारे टाइप की ही है। अब मिनशी को ऐसे नर्वस देखकर ये तो फौरन से ही साइड में हो गया था और ये जला हुआ केक काटने लगता है और कहता है कि बाहर से ये ऐसा है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होगा। बट केक के अंदर तो केक के ऊपर वाले से भी ज्यादा बुरा हाल था। शर्मिंदगी के मारे अब वो उस केक को फेंक ही देता है। अब ये खुद ही केक बनाने का डिसाइड करती है। अब इसकी हेल्प करने के लिए चिंजान जैसे ही इसके क्लोज आता है तो इसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई थी। इसी बीच वो वाला कफ लिंक नीचे गिर गया था तो ये उससे पूछ लेता है कि ये किस पर्सन का है, क्या तुम उसे बहुत ज्यादा लाइक करती हो? तो ये कहती है हाँ बिल्कुल, ये उसी बंदे का था जो मिनशी को फायर में से बचाया था। अब वो बंदा तो इसका ही लाइफ सेवर था तो मिनशी को तो उसके रिलेटेड चीज को तो इसको संभाल के ही रखना था। अब ये सुनकर चिंजान तो जेलस हुआ था पर उसे फील नहीं करवाता। अब जैसे ही ये इसकी मदद करने के लिए आती है ये भी पीछे से आकर खड़ा हो गया था। हम दोनों मिलकर डेकोरेट कर लेते हैं। फाइनली इनका केक रेडी हो गया था। वो तो इसके हाथ से लेकर ही टेस्ट करने लग जाता है, कहने लगता है कि वाव ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। जियाडिंग के आते ही दोनों ही एक दूसरे के साइड पैर हो जाते हैं। थोड़ी देर में जियांग डोंग ही इनसे मिलने के लिए पहुंच गया। इसे मालूम हुआ कि ली ने न सिर्फ चिंजान का मेडिसिन फॉर्मूला बताया था बल्कि मिनशी के डैड का कातिल भी वही है। इन सब में फैंग के डैड जिनका नाम है तेजुआन वो भी इन सब में इन्वॉल्व ही नजर आ रहे हैं। बाकी उनसे कैसे निपटना है वो तो फिर सोच ही लेते हैं। बट मिनशी ने सब कुछ अकेले ही हैंडल करने का डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जियांग और चिंजान दोनों ही हार्म हो और वो भी मेरी वजह से। रिवेंज मुझे लेना है तो वो मैं अकेली ही लूंगी। तो चिंजान कहने लगता है कि ये क्या बात हुई, हम भी तो मदद करेंगे ना तुम्हारी। तो ये कहने लगती है कि ये मेरे फैमिली का मैटर है, आउटसाइडर को मैं कैसे इजाजत दे दूं कि वो आकर मेरे सारे मामलात में दखल दे। आज मिनशी ने इसे आउटसाइडर बना दिया था तो इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी है। फिर भी इसे मनाने की काफी कोशिश करता है कि ये मान जाए, पर वो तो बिल्कुल भी इसके कहने में नहीं आने वाली थी और हर बार इसे इग्नोर ही किए जा रही होती है। पर असल बात तो ये थी कि चिंजान इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन था और वो नहीं चाहती थी कि वो इसकी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़े। इसीलिए जियांग डोंग इसे लेने के लिए एक बहाने से पहुंचा हुआ था। बाकी एक जगह पर लाकर इसे अकेले ही जाने का कह देता है। खुद तो साइड पर इसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। पीछे से ही चिंजान की आवाज सुनकर रुक जाती है। अब चिंजान इसके लिए आउटसाइडर बनकर नहीं रहना चाहता था और इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपनी फैमिली बनाने का पसंद करोगी। फाइनली अपने लव की कन्फेशन उसने मिनशी से कर ही दी थी और फिर एक प्रेटी सा नेकलेस भी वो उसे गिफ्ट करता है। उस बटन को छोड़कर इसे अपने नेक में डालना ओके। वो भी इसे पसंद करती थी, इस बात का अंदाजा तो चिंजान को हो ही गया था।
अब फिर बाकी उन तीनों की भी एंट्री ऊपर से हो ही जाती है। यहाँ पर वो आते ही इन्हें सरप्राइज देते हैं क्योंकि इस कन्फेशन के पीछे इन तीनों का भी हाथ था। ये सारी प्लानिंग का आइडिया जियांग ने ही चिनचैन को दिया था। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐसे हैप्पी देखकर वो तीनों भी खुश हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग पेंटिंग कैसे निकालनी है और इन तीनों से बदला कैसे लेना है इसके बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। इन दोनों को ऐसे हाथ पकड़े हुए देखकर जियांग डोंग लोग को साइड में लेकर जाने की ही चलता है। उसे कहता है हमें इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना। अब मिनशी इसे गुड नाइट कहकर अपने रूम में आती तो है, लेकिन ये भी पीछे पीछे से आ ही गया था। कहता है आज के दिन इतने से काम नहीं बनेगा, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ तो मैं सेपरेट रूम में तो नहीं सोऊंगा। और वो जो चाहता था मिनशी से उससे मिल ही गया था। मिनशी ने अपने रूम में उसे स्टे करने की इजाजत दे ही दी थी। अगले दिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो चिनचैन वहाँ पर नहीं होता। उसने अपना नया नेकलेस इसे पहनाना बिल्कुल नहीं भूला था। मिनशी जैसे उसके पास आती है तो वो मिनशी को अपने घर से चले जाने के लिए ही बोल रहा था। उसे गुस्से से कहता है कि जियांग ने एक बार फिर से मुझे कंगाल बनाकर रख दिया है, जरूर तुम भी उससे मिली हुई ही होगी। आखिरकार तुम भी उसकी बहन जो ठहरी। तुम लोग हमेशा मुझे धोखा ही देते रहते हो। मिनशी को वो ये सब कुछ अपने असिस्टेंट चियान के सामने ही कह रहा होता है। वो भी सीधा आकर फैंग को बता देता है कि मिनशी को बॉस ने घर से निकाल दिया है और अब आपका चांस बन सकता है। वो तो शुरू दिन से ही फैंग का चेला था। फैंग अब उसे कंसोल करने के लिए आ गई कि देखा, पहले दिन से ही कहते आ रही थी कि वो लड़की तुम्हारे साइड नहीं है और आज तुम्हारी कैसे हालत हो गई है। तुम टेंशन मत लो, मेरे डैड ने अगर तुम्हारी हेल्प नहीं की तो मैं उनकी पेंटिंग जो उन्होंने आज तक संभाल के रखी है, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि वो पेंटिंग मुझे मेरी शादी में गिफ्ट करेंगे और वही पेंटिंग लाकर मैं तुम्हें दे दूंगी। उस पेंटिंग को बेचने के बाद तुम अपनी हालत सुधार सकते हो। उसे ड्रंक देखकर ये किस करना तो चाह रही थी पर ये नहीं होने देता। बाद में मिस्टर चैन से इसने अपनी ही ड्रेस चेंज करने के लिए कह दिया था। इसको फैंग जो हाथ लगा कर गई थी, माना कि वो ड्रंक था लेकिन वो बेवकूफ नहीं था कि ऐसे ही फैंग के कामा का क्लोज जाता। इसने जो मिनशी के साथ फाइट की थी वो तो इनके प्लान में ही शामिल था। अगले दिन फैंग फाइनली अपने डैड की वो पेंटिंग लेकर आ गई थी। इसकी नजर मिनशी पर पड़ गई थी। वो तो अपना मुआवजा लेने के लिए आई थी, वही लेने के लिए घर पर आई थी। ये तो अब उससे झूठ बोल देती है कि मेरी जल्दी ही चिनचैन के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। तुम तो उसे चीट करके जा चुकी थी ना। वेल मिनशी का तो मकसद था कि इस पेंटिंग को देखकर अप्रूव करना कि ये उसके डैड की ही पेंटिंग है। ये इशारे में चिनचैन को बताती है कि हाँ कि ये उसके डैड की बनाई हुई पेंटिंग। अब चिनचैन फैंग के डैड के पास आता है मदद के लिए और वो तो साफ मना कर देते हैं। खैर एक बहाने से उनके क्लोज जाने की कोशिश तो करता है। अब फैंग चिनचैन के साथ शादी का इजहार अपने डैड के सामने रखती है, बट अब डैड फौरन से ही मना कर देते हैं कि अब इसके पास कुछ भी नहीं रहा तो मैं तुम्हारा हाथ इसके हाथ में कैसे दे सकता हूँ। तो ये सब सुनकर ये गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि ये क्या बात कर रहे हो आप। दूसरी तरफ मिनशी और जियांग डोंग को ली मिल ही गया था। इसको मिस्टर जुआन के खिलाफ ही इस्तेमाल करने वाले थे कि वो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, हालांकि तुमने मेहनत करके उन्हें वो पेंटिंग दिलाई, मतलब कि मिन फैमिली से चोरी करके। देखो अब तो उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ। खैर उसे भी अब गुस्सा आ जाता है। कहता है उस जुआन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब ये अपनी बेटी को गायब देखकर चिनचैन के पास आते हैं कि क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए उससे किडनैप कर लिया है। तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खैर अब बहुत तलाश करने के बाद उन्हें फैंग बहुत बुरी कंडीशन में मिल ही जाती है। अब कोई रूमर्स ना फैला इसलिए मिस्टर चैंग फैंग की शादी चिनचैन से करवाने के लिए रेडी हो गए थे और इनका थोड़ा सा शक जियांग डोंग पर भी जाता है और चिनचैन से कहता है कि उसी ने ही मेरी बेटी का ये हाल किया होगा। वो उनका कंपटीटर जो था, अब उसको सबक सिखाने का इन्होंने यहाँ पर फैसला ले ही लिया था। मिस्टर जुआन अपने आदमियों से कहकर मिनशी को ही किडनैप करवा लेता है क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि मिनशी जियांग डोंग की ही छोटी बहन है। अब फैंग की एंगेजमेंट का दिन आ ही गया था। अब मिनशी का किडनैप हो जाना जैसे ही चिनचैन को पता चल जाता है, ये तो फौरन से ही उसे ढूंढने के लिए भागी जाता है। अब ये यहाँ पर आकर मिस्टर जुआन के आदमियों से कहता है कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे यहाँ पर भेजा है और उनका कहना कैसे तुम लोग टाल सकते हो। इन लोगों ने तो मिनशी को यहाँ पर डरा कर ही रखा हुआ था। चिनचैन जल्दी से उसके क्लोज जाकर उसे यहाँ से छुड़वा लेता है। इतने में मिस्टर जेन के आदमी यहाँ पर चिनचैन पर हमला करने के लिए पहुँच जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि इनके प्लान में मिनशी भी शामिल थी। अब फाइनली मिस्टर जुआन से निपटने का टाइम आ ही गया था और ये लोग इनके फैक्ट्री में पड़े माल को ही आग लगा देते हैं। फिर चिनचैन स्टाइल में उसे उठाकर यहाँ से जाने लगा था।
इधर आग लगी थी और उधर पार्टी में एंगेजमेंट में लोग बातें बना रहे थे। ये ब्राइड तो यहाँ पर है, ग्रूम कहाँ पर गया। अब पार्टी में एक आदमी आकर फैंग और जुआन को दोनों ही साइड में लेकर आ जाता है। आपके लिए यहाँ पर सरप्राइज तैयार है। सामने वही वाली पेंटिंग होती है। पेंटिंग को देखकर ये एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग तो कह देता है इस पेंटिंग की वजह से ही तुमने एक बंदे को मारा था ना। वो तो कहने लगता है कि नहीं ये तो मेरी ही है। खैर एविडेंस तो इनके पास थे ही और विटनेस के तौर पर यहाँ पर लिन मौजूद था। अब ये यहाँ पर प्रूफ कर देता है कि ये पेंटिंग तो मिन फैमिली की ही थी। यहाँ पर मिस्टर जैन कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तभी ही चिनजान और मिनशी की एंट्री हो जाती है। ये कहने लगता है कैसे कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। ये सुनते ही इनके सर पे तो बॉम्ब फट जाता है। मिनशी तो मिन फैमिली से बिलोंग करती है और अपने डैड का ही बदला लेना चाहती है इनसे। इसे किसी और ने नहीं बल्कि लिन ने ही पहले इसे किडनैप किया था। डैड चेक कर रहे थे कि फैंग को पहले जियांग ने किडनैप किया या फिर चिनजान ने किया। सारी पोल खोली दी होती है कि फैंग को किडनैप ली ने किया है। अब पुलिस यहाँ पर खुद ही जियांग को मर्डर के केस में पकड़ने के लिए आ जाते हैं। ये लिन पर हमला करने ही वाला था लेकिन लिन इन्हें शूट कर देता है। अब इनको शूट करने के चक्कर में लिन साहब खुद ही जेल ही चले गए थे। अब सारे दुश्मन पकड़ जाने के बाद चिनजान और मिनशी रिलीफ फील करते हैं। आगे अब मिनशी जब बात करने के लिए आती है तो चिनजान उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है लेकिन आगे से मिनशी ने मना कर दिया कि मेरा प्लान ये बिल्कुल भी नहीं था। फिर वो जाकर अपना रिंग लेकर आती है। फिर अपना रिंग दिखाते हुए वो चिनजान को शादी के लिए प्रपोज करती है। वो भी उसके ही टोन में कहने लगता है कि मेरा भी ये प्लान नहीं था। खैर अब ये इसे किस करता है और इसे किस करने के बाद ही अपने वाला रिंग वो मिनशी को पहना देता है और मिनशी ने भी जो उसके लिए रिंग लाई थी वो उसे चिनजान को पहना ही देती है। दोनों ही बहुत खुश हो गए थे। इस तरह से अपने अपने प्रपोजल को लेकर दोनों ही सेटिस्फाइड हो गए थे। अब इनके शादी के बाद तो चिनजान मिनशी से ही चिपका रहता था। उसके तो बड़े ही लाड़ वगैरह किया करता है। अब यहाँ पर अचानक एक कमांडर की एंट्री होती है। उसे देखकर तो मिनशी पहचान गई थी कि ये तो वही पर्सन है जिसने मुझे उस आग में से बचाया था। अब ये तो जेलस फील करता है और बहुत ही क्यूट वे में अपनी ही वेडिंग रिंग उन्हें दिखाने लग गया था। इसकी क्यूट सी जेलसी को देखकर मिनशी तो स्माइली करने लगती है। वो कमांडर तो कुछ फंड्स के लेकर चिनजान से ही बात करने के लिए आए थे। चिनजान तो फौरन से ही उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो ही जाता है। इसके साथ साथ जियांग डोंग ने भी कुछ हिस्सा डोनेट करने का सोच ही लिया था। अब ये सब कुछ देखकर सारे ही खुश होने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारे इस ड्रामे की भी एंड हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।